हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस कक्षा में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीवियस हिस्ट्री गेट प्रॉब्लम व्हिच हैज कम इन द कांसेप्ट्स ऑफ रैंक। इसे पाठ लिया। सो चलिए बिना लेट किए सबसे पहला मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। द प्रॉब्लम हैज कम इन गेट इंस्ट्रूमेंटेशन ईयर ऑफ 2000। द प्रॉब्लम सेज दैट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए व्हिच इज अ 3x3 मैट्रिक्स इज द थ्री ऑप्शंस आर बीन गिवन, दैट्स द 0, देन 1, देन C, देन D। यह प्रॉब्लम देखते समझ में आ रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम अगर ऑप्शंस के साथ दिया हुआ है तो कुछ ऑप्शंस तो ट्रू हो ही नहीं सकते। ना तो ऑप्शन ए ट्रू हो सकता है मेरी थ्योरी के हिसाब से, जब तक ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा इसका रैंक 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पॉसिबल आंसर तो इसका 0 हो ही नहीं सकता। तो इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते थे या तो 1, या तो 2, या तो 3। बट एनीवेज मैं ये प्रॉब्लम लेके डिस्कस करूंगा अच्छे से। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। And in first question the matrix is being clearly given, and let's take that matrix is nothing but matrix A. Matrix A is being given as the first row element is 1 2 3, thereafter 3 4 5 and thereafter 4 6 8। तो इसके पॉसिबल जो रैंक हो सकते थे 0 नहीं होगा, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसके पॉसिबल रैंक्स जो हो सकते थे आप अगर रिकॉल करें तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ मिनिमा between the number of rows and number of columns which is m, n which is 3, 3। तो इसकी वैल्यू तो 3 आएगी। इसका मतलब इसके पॉसिबल आंसर हो सकते थे एज पर दिस डेफिनेशन 3, 2, 1 एंड 0। 0 इसलिए नहीं हो सकता था कि ये नल मैट्रिक्स नहीं है। ए एक नल मैट्रिक्स है, ये नॉन नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो यहां से एक आउटकम और समझ में आता है कि रैंक ऑफ ए जो है 0 नहीं हो सकता। रैंक ऑफ ए 0 नहीं हो सकता। और रैंक किसी भी एक मैट्रिक्स का केवल क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। ये मैंने पहले भी देखा है। तो अब इन तीनों के तीनों इनपुट्स, पहले क्या कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 से कम होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 0 नहीं होगा, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमेशा एक होल नंबर होगा। दैट मींस इट कुड बी 0 1 2 3 4 5 6, बट इट कांट बी नेगेटिव एंड इट कांट बी लाइक 1.5 2.5 नहीं हो सकते। ठीक, तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि 3 से कम कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू थे, 3, 2, 1 और 0 भी रूल आउट हो चुके हैं। तो इसके पॉसिबल आंसर केवल 1, 2 और 3 ही थे। 1, 2 और 3 ही थे। अगर कन्वेंशनल मेथड से आप इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कहीं इसका रैंक 3 तो नहीं है। उसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप माइनर लेंगे 3 का या 3x3 का और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 देन 3 4 5 ओके 3 4 5 एंड देयर आफ्टर 4 6 8। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट मैंने निकालने का तरीका बताया है, आप क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड से भी इस पूरे के पूरे कॉलम को रिपीट करके फॉरवर्ड माइनस और बैकवर्ड से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वैल्यू 0 है, रैंक 3 नहीं हो सकती। नाउ विल मूव इट फॉर द रैंक 2। रैंक 2 में आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का कोई सा भी एक ऐसा 2x2 का माइनर ले लो जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। भाई कोई सा भी उठा लो, इसी को उठा लोगे तो क्या है, नॉन 0 है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये कितना होगा, 1 4 जा 4 माइनस ऑफ 6 दैट विल बी -2। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि -2 है कि +2 है, इंपॉर्टेंट ये है 0 नहीं है। तो रैंक कितना होगा इसका, 2 होगा। ठीक, रैंक क्या होगा इसका, 2 होगा। अगर मैं इसको बोलूं मेथड 1 और इसके बिहाफ में अब मैं लेता हूं मेथड 2। देखो मेथड 2 क्या हो सकता है। अगर रैंक 2 है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसके पास मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होंगे, 2 होंगे। कोई रो या कॉलम आपस में मैच करता दिख रहा है क्या आपको, मैच करता दिख रहा है क्या, देखेंगे। अब ये मत बोल देना कि सर R1 में अगर मैं क्या करूं 2 जोड़ूं तो 1 में 2 जोड़ के 3 आ गया, 2 में 2 जोड़ के 4 आ गया, 3 में 2 जोड़ के 5 आ गया। नहीं, अगर आप किसी भी रैंक को दूसरे रैंक पे डिपेंड कराना चाहते हैं तो वो केवल इस रिलेशनशिप को फॉलो करना चाहिए। बाय द वे R1 अगर R2 और R3 पे डिपेंड कर रहा है, सो दे शुड हैव दिस रिलेशनशिप स्ट्रेट अवे। यू कैन नॉट ऐड सम वैल्यूज, नो यू कैन डू दैट। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये डिपेंडेंट है। तो आज के बाद से कोई ये मत बोल देना मेरे भाई कि सर R2 जो है वो क्या है, R1 + 2 है। ये कुछ यूज नहीं किया जा सकता और उन बेस पे इसको आप लीनियरली डिपेंडेंट बोल भी नहीं सकते। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आप नलिटी फॉर्म कर लेंगे। वैसे देख के समझ में आ रहा है मेरा भाई, देखो कैसा। अगर आप R2 और R1 को जोड़ोगे ना, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4, तो ये समझ में आ रहा है R1 और R2 मिलके ही R3 बने हैं। इसका मतलब R3 के पास एज सच अपनी कोई औकात नहीं है, इट्स लीनियरली डिपेंडेंट ऑन R1 एंड R2। तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा नलिटी फॉर्म किया जा सकता है।
और या फिर मैं ये बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज, तो कहीं ना कहीं अब वो 3 तो नहीं रह गए, 2 हो गए। इसको बगल करूं, अब ये देखो कहीं आपस में ये तो डिपेंड नहीं कर रहे, तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ रहा है, लेकिन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 नहीं आ रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करने से 3 नहीं आ रहा है, तो यहां से देख के समझ में आ रहा है इसका रैंक क्या होगा, 2 ही होगा। तो मेथड 2 जो है आप कुछ ना करें, ऑपरेशन लगा लें। ऑपरेशन जो है वो है R3 टेंड्स टू R3 माइनस ऑफ R1 प्लस R2, और ये जो है पूरे के पूरे मैट्रिक्स को तब्दील करेगा 1 2 3 3 4 5 0 0 0। तो यहां से अगर देखेंगे तो रैंक कितना होने जा रहा है, सो इट्स गोना बी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 माइनस नंबर ऑफ नल रोज। मैक्सिमम नंबर ऑफ नल रोज को आपको निकालना होगा, ऐसा नहीं कि नल रोज यहां देख के बोल रहे हैं सर 0 है, 0 लिख के, नो, मैक्सिमम नंबर ऑफ नल रोज कितने हैं, 1 है, सो हेंस अगेन द रैंक इज गोना बी 2। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा इसको देख के भी समझ सकते थे, और या फिर अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर फॉलो करना है तो स्ट्रेट अवे ये प्रोसीजर फॉलो करो, यू विल नॉट गोइंग टू ट्रैप एनीवेयर। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना, कोई ये यूज ना कर लेना कि R2 जो है वो R1 प्लस 2 है, नो, दे कैन नॉट बी द पॉसिबल लिनियरिटी केस। ठीक, और मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि कल के दिन में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे, उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। अगर आप यहाँ कॉलम ऑपरेशन भी लगाते हैं ना, कॉलम ऑपरेशन भी लगाते हैं, तो यहाँ से एक कॉलम फिर से वेनिस हो रहा था, तो आप एक कॉलम ऑपरेशन लगा के देखिएगा, C3 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ C2 माइनस ऑफ 1, या फिर C3 जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ C2 माइनस ऑफ 1 के बराबर है। 1 का मतलब C1 बोल रहा हूँ ना। देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ये होगा 4, 4 को 1 से घटाओ 3, 8 को 3 से घटाओ 5, 6 दूनी 12, 12 में से 4 घटा कितना 8, तो इसका मतलब C3 भी अभी क्या है, C2 और C1 पे होगा भाई मेरे बात, क्योंकि मैंने ये देखा है कि रैंक इज रैंक विच इज नंबर ऑफ मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स, दे यूज्ड टू बी वेरी सेम। तो अगर एक ऑपरेशन लगाएं C3 टेंड्स टू C3 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ C2 माइनस ऑफ C1, तो यहां से पूरा का पूरा एक कॉलम आपको क्या दिखेगा, 0 दिखेगा, 0 दिखेगा। तो यहां से भी समझ में आ रहा है सर कि आपका अप्रोच इज वेरी वेल वैलिड एंड रैंक इज नथिंग बट 2। तो आप मेथड 1 से बना ले जहां मैंने केवल रो ऑपरेशन लगाया है, मेथड 3 से बनाए जहां मैंने केवल रो ऑपरेशन लगाया है, या मेथड 1 से बनाए जहां मैं केवल क्या कर रहा हूं, इनके माइनर्स का डिटर्मिनेंट लेके इसका इवेल्युएशन कर रहा हूं। सो आई थिंक द आंसर इज क्वाइट इजी एंड क्वाइट क्लियर, द आंसर इज गोना बी सिंपली 2, द आंसर इज सिंपली गोना बी 2। Is the part clear? चलिए इसी सीक्वेंस में now we are going to take the second problem which has come in GATE Computer Science year of 1994. The rank of a 3x3 matrix 0 1 2 and 3 सेम टाइप के प्रॉब्लम है, बस इसमें एक चेंज है कि आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स चेंज हुआ है, पहली चीज। दूसरा, इसमें पॉसिबल आंसर ए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका रैंक 0 तभी होगा जब ये पूरा का पूरा क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। बिना लेट किए चलो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को लिखते हैं यहाँ पर। दिस इज व्हाट माय सेकंड प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट, एंड व्हाट इज दैट? द सेकंड प्रॉब्लम इज नथिंग बट it's a 0, thereafter it's a 0, minus 3, thereafter it's a 9, 3, 5, 3, 1 and 1। ठीक, तो आप ये देखें कि इसमें नलिटी फॉर्म करते बन रहा है। यार जो जल्दी होगा वही करना, नलिटी में फॉर्म करके दिखा दूंगा आप लोगों को, लेकिन जो जल्दी हो रहा है वही करना। अगर ये जल्दी हो रहा है तो ये करो, और अगर बाय द वे आप लीनियरली डिपेंडेंट दिखा के अगर नलिटी फॉर्म कर सकते हैं तो वो करो। चलो, तो इसके पॉसिबल रैंक अगर सॉल्यूशन पे बात करता हूं तो इसके पॉसिबल रैंक हो सकते हैं 0 नहीं होगा, 1 2 और 3 हो सकते थे। चलो मैं स्टार्ट करता हूं 3 से। रैंक 3 है क्या इसके? और ये थोड़ा आसान होगा कैलकुलेट करना, क्यों? क्योंकि अगर बाय द वे आप इस प्रोसीजर से अगर इसका रैंक निकाल रहे हैं तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और 3x3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना यहां आसान है क्योंकि एक ही रो में आपके पास क्या है, 2 जीरोस हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका क्या निकालता हूँ, रैंक निकालता हूँ। 0 0 माइनस 3, देयर आफ्टर 9 3 5, देयर आफ्टर इट्स 3 1 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, होगा -3, डिटर्मिनेंट ऑफ 9 3 3 1, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 9 1 जा 9 इन -3 दैट बिकम्स 9 0, पुट टुगेदर द आंसर इज 0। तो इसका रैंक जो है 3 तो नहीं हो सकता। अब आप एक लोअर साइड में आएंगे, लोअर साइड में आने का मतलब अब रैंक 2 के लिए ट्राई करेंगे, रैंक 2 के लिए ट्राई करेंगे तो इसमें से कोई सा भी 2x2 का एक ऐसा माइनर चूज कर लो, कोई सा भी जिसका रैंक क्या हो,
जिसका सॉरी डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। तो अगर आप ये चूज करोगे, ध्यान देना, जानबूझ के प्रॉब्लम अच्छा बनाया है, ये चूज करोगे तो जीरो हो रहा है, ये चूज करोगे तो जीरो हो रहा है, लेकिन जब ये चूज करोगे ना तो जीरो नहीं हो रहा है। तो मैंने ये बोला कि कोई सा भी अगर आपने माइनर 2x2 का अगर निकाल के ये प्रूफ कर लिया कि इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो रैंक क्या होगा, 2 होगा। तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आप पहला अगर यहां माइनर लेते जीरो होता, दूसरा माइनर लेते जीरो होता, लेकिन जब आप इसमें से कोई सा भी एक ऐसा माइनर पिक कर लो जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, भूल जाओ, स्वागत है रैंक 2 में। तो रैंक कितना है इसका, 2 है। अगर आप दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना भी चाहते थे तो मैं आपको ये बोल दूं, जो R3 है, R3 वो R2 और R1 से मिलके बना है कुछ ऐसा, R2 डिवाइड बाई ऑफ 3 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ R1। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या करना है इसका मतलब, R2 डिवाइड बाई ऑफ 3 प्लस 2 डिवाइड बाई ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में दैट इज ऑल्सो अनदर एंगल और अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस सेम प्रॉब्लम। तो इसका मतलब यह है कि अगर बाय द वे रैंक 2 आया तो कहीं ना कहीं एक जो रो होगा या एक जो कॉलम होगा वो बाकी 2 रोज या बाकी कॉलम्स पे डिपेंडेंट होगा। तो एक मैंने छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट निकाल लिया, थोड़ा सा चेक कर लेना, मैंने केवल इसको लमसम ऐसे ही चेक कर लिया है, लेकिन हाँ एक रो जो होगा बाकी 2 रो से मिलकर बने होंगे। या फिर R3 टेंड्स टू R3 माइनस ऑफ विद इन अ ब्रैकेट R2 डिवाइड बाई ऑफ 3 प्लस 2 डिवाइड बाई ऑफ R3। R1 से आपने अगर सब्सट्रैक्ट किया तो एक पूरा का पूरा जो रो होगा वो नल हो जाएगा। लेकिन ये एफर्ट करने में अब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। क्यों? इस प्रॉब्लम में आप आसानी से देख पा रहे थे कि कोई रो या कोई कॉलम डिपेंडेंट है, लेकिन इस प्रॉब्लम में आप नहीं देख पा रहे थे। इस प्रॉब्लम में डिटर्मिनेंट निकालना टफ था, इस प्रॉब्लम में डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन, इसके लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते थे इंक्लूडिंग दिस, लेकिन दूसरे के लिए यही मेथड यूज करो, इट विल बी बेटर। एनीवेज, व्हाट्स द रैंक ओवर इट? द रैंक इज नथिंग बट 2। चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक थर्ड प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम हैज कम इन गेट ईयर ऑफ 2012 एंड दिस हैज कम इन बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी में है। एंड दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 3 इज। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 5 3 -1 6 2 -4 14 10 एंड 0। चलो लिखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम है 5 3 -1 5 3 -1 thereafter 6 2 -4 thereafter 14 0 and 0। ठीक है। चलो तो यहां ये देखो कि इसमें कुछ आपस में डिपेंडेंट दिख रहे हैं क्या? कोई ऐसा कंपोनेंट जो आपस में डिपेंडेंट दिख रहा हो तो वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा हो तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अगर रैंक 2 है तो कहीं ना कहीं एक रो जो है वो पूरा का पूरा नल फॉर्म करेगा, एक कॉलम जो है पूरा का पूरा नल फॉर्म करेगा, और नहीं दिख रहा है तो एज इट इज रहने देना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम को आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज समझ में आ रहा है, डिटर्मिनेंट से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि एक रो के पास पूरा का पूरा आपके पास क्या है? 0 है। पॉसिबल रैंक क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशन अगर देखता हूं तो पॉसिबल रैंक हो सकता था 3 2 1। मैं सबसे पहले चेक करूंगा रैंक इज इक्वल्स टू 3 के लिए, रैंक इज इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, चलिए अगर रैंक इज इक्वल्स टू ऑफ 3 के लिए मैं चेक करता हूं तो यहां से कहानी क्या है मेरे भाई? रैंक इज इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करता हूं तो आपको माइनर लेना होगा 3 क्रॉस 3 का और उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा 5 3 -1 6 2 -4 और क्या होगा 14 0 0 0 0 और इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान है। 14 कौन सी प्लेस पे बैठा हुआ है? नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ऐसे नहीं है, या तो 0 होगा या नॉन 0 होगा, साइन से मतलब नहीं है, लेकिन थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में बैठा है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज 14 और बचा है 3 -1 2 एंड कितना -4। लेट मी चेक वेयर इट इज। सॉरी इट इज 10 यार, इट इज 10, जस्ट अ मिनट, इट इज 10। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के आपको ये चेक करना है कि कायदे से इसका रैंक 3 तो नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर बाय द वे कोई दूसरा मेथड लगा के आप इन दोनों को सेम प्रूव कर सकते हैं क्या? थोड़ा देख के बोलेंगे। नहीं होगा तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ इट। मैट्रिक्स ए है, पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 3 2 1, 0 तो नहीं हो सकता। आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालें, वैल्यू आ रही है इसकी 0। इसका मतलब 3 तो रूल आउट हुआ। अब आप क्या करेंगे? 2 के लिए चेक करेंगे तो रैंक 2 के लिए आप जितने भी पॉसिबल क्या हो सकते हैं इसके माइनर 2 क्रॉस 2, वो उसमें से एक भी वैल्यू को नॉन जीरो प्रूव कर लो। एक भी वैल्यू क्या है? 5 3 6 और 2 को ही उठाओगे तो वैल्यू क्या है? नॉन जीरो। तो रैंक कितना होगा इसका? 2। ठीक है यार, एक चीज ध्यान देना,
तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप आसानी से डील कर सकते हो, या तो चाहो तो आप डिटर्मिनेंट से डील कर सकते हो, या तो आप चाहो तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन से डील कर सकते हो। तो अभी तक मैंने रो ऑपरेशन लगाए, यहां ध्यान देना, यहां कॉलम ऑपरेशन भी लगाया जा सकता था। कॉलम ऑपरेशन में अगर आप थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको ये देखने को मिलेगा जो C2 है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ C1 है, सॉरी थ्राइस ऑफ C1 है, या फिर मैं बोलूं C1 जो है वो क्या है, थ्राइस ऑफ C2 है। तो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया, इसका एक पूरा का पूरा कॉलम जो है बच्चे दो कॉलम्स पे डिपेंडेंट है। तो यहां से भी एक कंक्लूजन में विड्रॉ कर सकता था कि कायदे से इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता। क्यों? रैंक इज नथिंग बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम जो 2 है विच इज इक्वल्स टू ऑफ रो, वो भी 2 होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है यहां रैंक 3 भी नहीं हो सकता था। तो यहां अभी तक मैंने रो को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर आप कॉलम से आपस में कनेक्ट करते ना तो ये प्रॉब्लम आसानी से हो जाता कि आपको 3 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब कल के दिन 3 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, तो रैंक 3 नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे आप माइनर ऑफ 2 का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो प्रूव कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वहां से भी आंसर को निकाला जा सकता था। ठीक, similarly now we are going to discuss about the question number 4, और ये प्रॉब्लम अब थोड़ा बल्कि प्रॉब्लम होगा, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है एक 3x4 का मैट्रिक्स, 1 1 0 -2 एंड देयर आफ्टर 2 0 2 2 4 1 3 1, और ये है आपका 3x4 का। तो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इसके, 0 तो नहीं हो सकता, 1 2 और 3। ठीक, अब इसमें पंगा क्या है, थोड़ा ध्यान देना, पंगे बड़े हैं अब इसमें। अगर आप 3 से स्टार्ट करोगे तो आप ये प्रूफ करोगे कि हर एक 3x3 का माइनर का डिटर्मिनेंट 0 है, तभी ही बोल पाओगे कि इसका रैंक 3 नहीं है। और अगर एक भी 3x3 का माइनर का अगर वैल्यू नॉन जीरो आ गया तो इसका रैंक 3 ही होगा। लेकिन ऐसे कितने माइनर बनेंगे, पहला माइनर बनेगा ये, दूसरा माइनर बनेगा ये, तीसरा माइनर बन सकता है ये और ये। तो अगर बाय द वे पहला आपने माइनर लिया उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, दूसरा माइनर लोगे उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 3x3 के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है। आ रहा समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं भाई? अगर आपने रैंक 3 माना तो इसके क्या करेंगे आप, इनके जितने पॉसिबल जो क्या हैं माइनर्स हैं 3x3 के, उसमें से एटलीस्ट एक का डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन जीरो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हो गया तो रैंक 3 होगा। लेकिन जितने भी आपके क्या हैं 3x3 के माइनर्स हैं उनके हर एक डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गए, कितने माइनर हो सकते थे, ये और उसके बाद ये, उसके बाद ये, और अगर सबके सब 0 हो गए 4 से 5 बार तो आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, पागल हो जाओगे मेरे भाई। तो ये प्रोसीजर इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो करोगे क्या? कोई तरीका नहीं है, इस प्रॉब्लम में नलिटी ही क्रिएट करना पड़ेगा। वी हैव टू डू दैट, नलिटी ही क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं कंप्लीट ही सॉल्व करा के देता हूँ। ये है मैट्रिक्स आपके पास, और आपने इसमें सबसे पहला ऑपरेशन लगाया है C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। तो ये हो जाएगा आपका 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 1 गया 3। देन नेक्स्ट आप लगाओ एक नया ऑपरेशन। ये दोनों के दोनों तो सेम हो गए, आप लगा लो यहाँ एक नया ऑपरेशन, C1 टेंड्स टू C1 माइनस ऑफ C3। देखो अब क्वेश्चन करना आसान हो गया। देखो पूरा का पूरा ये 0 0 0 बना लेने से अच्छा ये होगा कि कल के दिन अगर आप रैंक 3 के लिए आप स्टार्ट भी करोगे ना इवेलुएट करना, आप ये भी देख लो कि कहीं अब तो ये क्लियर हो गया कि इसका रैंक जो है वो 3 होगा। अगर बाय द वे एक आध कॉलम और भी निपटा लो आप तो और अच्छा होगा। देखो अगर कोई कॉलम निपट रहा हो तो नहीं निपट रहा होगा तो आप मत निपट जाना। तो आप अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर कॉलम आपस में नहीं निपट रहे हैं तो एक काम और करो, अगर रैंक आप 3 से स्टार्ट कर रहे हो, समझना कुछ क्या बोल रहा हूं मैं, रैंक अगर 3 से स्टार्ट कर रहे हो तो इनके जितने भी माइनर होंगे ना, कितने के 3x3 के, सब के सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो भाई अगर आप जितने भी 3x3 के माइनर बनाओगे सबके पास क्या आएगा, एक कॉलम है 0 0 0 आएगा, तो उसका डिटरमिनेंट तो 0 हो ही जाएगा। केवल एक ऐसा माइनर 3x3 का आएगा जिसके पास एक रो जो है पूरा का पूरा एक कॉलम 0 0 0 नहीं है। आप केवल उसको प्रूव कर लो कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो हो गया तो रैंक 3 होगा, और अगर 0 हो गया तो इसका रैंक 3 नहीं होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो देखो कई बार आपको दिमाग की दही भी करनी पड़ेगी।
0 0 0 ले लेने से आपके जितने भी माइनर्स बनाओगे तो पागल हो रहा है, सब माइनर में ये तो इंक्लूड होगा, और जब ये इंक्लूड नहीं होगा तो केवल यही होगा, और जब केवल यही होगा और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो इसका मतलब एटलीस्ट एक 3x3 का माइनर नॉन जीरो है, रैंक 3, और 0 आ गया तो सबके सब क्या होंगे 0। एनीवेज इसका रैंक निकालो, और रैंक निकालने से समझ में आता है वैल्यू इज प्रिसाइजली 0, तो इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता। अब बात करता हूं मैं रैंक 2। कोई सा भी 2x2 का माइनर उठा के देख लो जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यही उठा लो 0 2 1 3, पता चलता है ये नॉन जीरो है, तो रैंक कितना होगा इसका 2 होगा। प्रॉब्लम बड़ा है लेकिन आपसे कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी व्हाट इट इज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखते हैं। It has come in GATE electrical year of 27. Q1, Q2, Q3 does QM are n-dimensional vector where m is lesser than n. Is that part clear? This set of vector is linearly dependent. Q is a matrix with a Q1, Q2, Q3, Qm and as the column the rank of Q is. ध्यान देना, सबसे पहली बात तो ये क्लियर दिया हुआ है कि Q1, Q2, Q3 till Qm ये क्या है, n डायमेंशनल वेक्टर हैं। The set of vector is linearly dependent भी दिया हुआ है। Q is a matrix with Q1, Q2, Q3 does Qm as the column। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है Q1, Q2 डैश डैश क्या लिखा हुआ है, ये QM लिखा हुआ है, QM लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और भी ध्यान देना है, ये किस फॉर्म में अरेंज्ड है, कॉलम के फॉर्म में अरेंज्ड है। एक डिटेल और भी दिया हुआ है कि आपके इंडिविजुअल वेक्टर्स में कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, कितने एलिमेंट इन्वॉल्व है क्लियरली दिया हुआ है। पहले लिखा हुआ है आर एन डायमेंशनल वेक्टर, इसका मतलब ये है कि Q1 के पास कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे इस वेक्टर स्पेस में, n नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, यहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, यहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, तो ये होगा n क्रॉस m का, n क्रॉस m का। ये मुझे एक मैट्रिक्स A पता चल चुका है, ठीक, ये मुझे मैट्रिक्स A पता चल चुका है। आपसे प्रॉब्लम में आगे पूछा क्या है और डिटेल दिए क्या हुए हैं। ये दिया हुआ है m जो है वो छोटा है n से, और इसमें एक जो वेक्टर है, एटलीस्ट एक वेक्टर जो है लिनियरली डिपेंडेंट है। एटलीस्ट एक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसने ये बोला हुआ है कि इसके वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट है। सो आई डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब ऐसे कितने वेक्टर हैं जो बाकी वेक्टर से मिलकर बने हुए हैं, तो मैं मान के चलूंगा एटलीस्ट 1। और अब निकालना है मुझे इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स Q का रैंक। ये मैट्रिक्स Q लिखा हुआ है, रैंक। ध्यान देना, रैंक जो होगा वो होगा लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ मिनिमम बिटवीन द पॉसिबल नंबर ऑफ रोज जो हैं कितने हैं मेरे भाई, n, और क्या है m। अगर आप इसका मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो आपके प्रॉब्लम में डिटेल ही दिया हुआ है m इज लेसर देन n, तो ये वैल्यू होगी m। तो रैंक की वैल्यू जो होगी वो क्या होनी चाहिए, लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ m। लेकिन रैंक की वैल्यू एग्जैक्टली m तब होगी, रैंक की वैल्यू एग्जैक्टली m तब होगी जब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो आपस में। क्यों? क्योंकि अगर n ज्यादा है m कम है तो कुछ रोज तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ही। इफ n इज ग्रेटर देन m, मुझे पता है रैंक यूज्ड टू बी रैंक विच इज फॉर द रो विच इज फॉर द कॉलम, तो इसका मतलब कुछ रोज तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ही। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि कुछ क्या है वेक्टर्स या कुछ कॉलम भी अगर क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो रैंक की वैल्यू अब m नहीं हो सकती, ये क्या होगी, फ्यूअर देन m होगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, ये कब होता, कायदे से Q1 Q2 till Qm they would have been linearly independent all of them। लेकिन अगर इसमें एक भी लीनियरली डिपेंडेंट है सो रैंक जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, लेसर देन m होगा। इट कांट बी m। तो आ रहा है समझ में। तो कल के दिन ये प्रॉब्लम देखो वेक्टर स्पेस से कनेक्ट किया हुआ है। ये एक कॉलम वेक्टर है, दूसरा कॉलम वेक्टर है, एक तीसरा कॉलम वेक्टर है। इसको मैंने बॉक्स में फॉर्म में अरेंज करके एक मैट्रिक्स बनाया है जो n क्रॉस m का है, जहां m छोटा है n से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ जो क्या है कॉलम्स जो है वो कम है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ जो रोज हैं वो तो डिपेंडेंट होंगे ही। क्यों? क्योंकि रैंक जो है वो क्या होगा, मिनिमम मोस्ट बिटवीन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स से भी मिनिमम साइड में होता है। और अगर इसकी पॉसिबल वैल्यू केवल m या लेसर देन m हो सकती थी, लेकिन इसके रोज तो n है जो ज्यादा है m से, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कुछ रोज तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। उसके बारे में मेरे को वरी भी नहीं करना। लेकिन भाई ने यह भी बोल दिया कि ये जो वेक्टर्स है ना, इसमें से कुछ जो है वो क्या है, मिंगल्ड है। In the same sequence, we are going to take now 6th problem. Let's see what the problem indicates. That problem has come in the year of electrical 2014.
you have been allotted with a matrix called A, which is equals to of PQRS, and which has been allotted, it's a small r and small s, and similarly another matrix has been allotted with the B, which is been equals to of P square plus of Q square, PR plus of QS, PR plus of QS, R square S square. And it has been clearly given in your problem, the rank for the matrix A is equals to of A, then it has been asked to get the rank of the matrix B will be equals to. यार इसका मतलब रैंक A से अगर आप रैंक B को कनेक्ट कर लें तो शायद प्रॉपर्टी से मुझे कुछ कनेक्शन मिल जाएगा कि अगर A से B अगर कुछ तरीके से डिपेंडेंट है तो शायद रैंक से A जो होगा रैंक से B कुछ तरीके से कनेक्टेड होगा। बड़ा स्मार्टली डिजाइन किया हुआ प्रॉब्लम है, ध्यान देना। अगर आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं विच इज इक्वल्स टू ऑफ पी क्यू आर एंड एस एंड द ट्रांसपोजेस which is equals to of P, Q, R and S. Once you multiply them, you will get to know you are getting a matrix which is equals to same as B. And we have already seen it. If you have rank of a matrix A, which is very same as rank of that matrix transpose, which is very same as that matrix getting multiplied with its transpose, or which is very same as the transpose of that matrix getting multiplied with that matrix itself. That means as far as the rank of A into A transpose is concerned, if you want it, A into A transpose, which is very same as the matrix B for this case, will be equals to of rank of the matrix A, which is clearly being given as n. So keep in mind the rank of B is also gonna be n. So as far as the best most answer is gonna be n, which is option number C. आपको कैपिटल में लिखा हुआ है, मैंने स्मॉल ले लिया है, तो do not get confused, but the best most answer is gonna be option C. Once this part is over, we are going to talk about the last problem, and which is nothing but the question number 7 for me, and what it is. If V is a non-zero vector of a dimension 3 cross 1, then the matrix A, which is equals to V transpose will have rank is equals to. आपके पास क्या है, एक नॉन जीरो नल क्या है मैट्रिक्स है, और वेक्टर बोलना ज्यादा अच्छा होगा। रीजन मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है आइगन वेक्टर में या तो आप उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसने इसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखा है। आपके पास एक क्या है मैट्रिक्स है, लेट्स कॉल इट A11 A21 A22, और मैंने लिया है इसको मैट्रिक्स A, या फिर इस केस में इसने लिया है V। जब आप इसका ट्रांसपोज करें सो इट विल बिकम A11 A21 A22, and here it was 3 cross 1 and here it is 1 cross 3. जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे V and V transpose, it will be a matrix of 3 cross 3 which will have the 9 different number of elements. अब इससे आपका रैंक पूछ लिया गया है। ये यार एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं तो उसका रैंक कितना होगा भाई, आंख मूंद के देख सकते हो। इसका रैंक जो होगा वो होगा 1। बोलो तो एग्जांपल लेके दिखाऊं, 1 2 3। अरे भाई 2 जो है 1 से डिपेंडेंट है, 2 मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई, अगर 3 करोगे मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब कायदे से आज के बाद से ये जान लेना मेरे भाई कि अगर कोई भी कॉलम मैट्रिक्स हो तो उसका रैंक हमेशा क्या होगा 1, प्रोवाइडेड इसका एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास एक पूरा का पूरा क्या है रो मैट्रिक्स कितने बाई कितने का भी, वहां भी आपका रैंक जो होगा वो 1 ही होगा। क्यों, 2 1 से निकला हुआ है, 3 भी 1 से निकला हुआ है, 4 भी 1 से निकला हुआ है। अगर एलिमेंट यहां 1 की जगह में एक एलिमेंट और भी होता तो शायद इनके रोज कॉलम्स को लीनियरली डिपेंड कर पाना टफ हो जाता। लेकिन अगर केवल आपके पास अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो देख सकते हैं इसमें केवल एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करना है और वो लीनियरली हमेशा तो कनेक्टेड होंगे। एक रियल वैल्यू को दूसरे रियल वैल्यू से हमेशा कनेक्ट किया जा सकता है बाई सर्टेन रियल मल्टीप्लायर, और वो करके तुम्हें देख के समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब आज के बाद जान लेना कभी भी फॉर ऑल कॉलम एंड रो मैट्रिक्स रैंक इज ऑलवेज 1। तो इसका रैंक कितना है 1। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है
rank of A dot A transpose is very same as rank of A, or we can say rank of V, which is very clear as 1. ये बात अलग है कि अगर सब के सब एलिमेंट अगर जीरो होते, सब के सब एलिमेंट जीरो होते तो शायद कुछ केस अलग बन सकता था. इज दैट पार्ट क्लियर? बट एनीवेज whatever the problem is, the best most answer is gonna be 1. तो थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों ट्रिकी प्रॉब्लम थे और ये दोनों के दोनों सेम कंसेप्ट से बने हुए थे. ए ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा? हमेशा रैंक ऑफ ए के बराबर होगा. नेक्स्ट, किसी भी कॉलम मैट्रिक्स और किसी भी रो मैट्रिक्स, उसमें अगर एटलीस्ट एक नॉन जीरो रो या एक नॉन जीरो कॉलम या फिर एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट हो तो उसका रैंक एक्जैक्टली 1 ही होगा. तो यहां से आप प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.